हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो कल संडे की वजह से मैंने वीडियो नहीं डाली सो दैट कि आप सभी क्रिसमस डे सेलिब्रेट करें एज वेल एज जो भी आपका सेपरेट कोई प्लान है उसको आप वर्क ऑन करें। तो आज हम प्रस्तुत हैं फिर अगले सीरीज के अगले पार्ट यानी पार्ट 5 के साथ, जिसमें कि आज एक बार फिर हम बात करेंगे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के वर्कशीट के प्रैक्टिस को लेकर के 10 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द वर्कशीट ऑफ अकाउंटेंसी। थोड़ा सा ये पहला पेज ब्लर है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी से, लेकिन मैं पढ़कर आपको सुना दूंगा जिससे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। तो फाइनेंशियल एनालिसिस यानी पार्ट बी का ये क्वेश्चन हुआ चैप्टर नंबर 2 से। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? ऑप्शंस दिए हैं, बिकॉज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, या फिर सफर्स फ्रॉम द वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, या फिर स्पॉट ओनली सिम्टम्स बट डज नॉट अराइव एट डायग्नोसिस। तो अगर आप इन चार ऑप्शन को ध्यान से पढ़े तो पहला ऑप्शन तो किसी भी तरह से इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि ये एक लिमिटेशन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सेकंड में भी साफ साफ लिखा है सफर्स, वीकनेस, ये वर्ड भी अपने आप में लिमिटेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। और अगर फोर्थ पे भी ध्यान दें तो यहां भी लिखा है कि ये सिर्फ सिम्टम्स बता सकता है, उसका डायग्नोस नहीं कर सकता, तो दैट्स अगेन अ लिमिटेशन। तो ये सब तो लिमिटेशंस हो गए किसी न किसी चीज के, और बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस के ही हुए। और हमें बात करनी सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंट है पॉइंट नंबर सी, जिसमें लिखा है जज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच कोर्ट में ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जैसा आप सभी जानते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के स्टार्टिंग्स में कुछ थ्योरी है, जिसमें कि डिसोल्यूशन के कई सारे मोड्स बताए हैं, उसमें डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना जरूर चाहिए। तो इस क्वेश्चन को लाने का मकसद सिर्फ ये था, आपका कहीं ना कहीं फोकस उस चीज से अगर हटा हुआ है तो मैं उस पर आपको वापस कॉन्सेंट्रेट कर सकूं कि थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स के लिए उसको जरूर पढ़ना है आपको। तो पूछ रहे हैं कि कोर्ट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए ऑर्डर देती है, इनमें से किस बेसिस को ग्राउंड रखते हुए, यानी किस चीज को ध्यान रखते हुए, किस चीज को बेस बनाते हुए कोर्ट से ऑर्डर आता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का। पहला है व्हेन अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के पार्टनर्स अगर हो जाए तो। सेकंड, व्हेन अ पार्टनर इज फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तीसरा ऑप्शन है दोनों ए और बी, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं सेंटेंसेस को, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि पहला ऑप्शन भी वो बेसिस है, यानी वो ग्राउंड है जिस पर डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट आ सकता है, एंड सेकंड वन इज आल्सो दैट रीजन। तो यानी दोनों ही वो लॉजिक हैं, वो रीजन से हैं, वो बेसिस हैं जिस वजह से कोर्ट का ऑर्डर आता है डिसोल्यूशन का। तो इसलिए परफेक्टली मैच हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी। अच्छा, आज के इस वर्कशीट में 10 मार्क्स को मैंने बाइफरकेट रोज की तरह नहीं किया, थोड़ा अलग किया है। कारण है ताकि बड़े क्वेश्चन पे भी हमारा फोकस हो सके। बड़े क्वेश्चंस में आज मैंने रखा हुआ एक फुल क्वेश्चन एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का, जिसको कि आप सभी को प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि ये हमेशा आता ही है और फिर आएगा बोर्ड एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ताकि 4 नंबर यहां हो जाए, 6 नंबर के लिए हम करेंगे एडमिशन का फुल क्वेश्चन। अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने रेज किया है, डिबेंचर्स के चैप्टर से है, चाहे डिबेंचर से इसको ले लिया जाए या शेयर से, कहीं से भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बोर्ड के एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसीज ऑलमोस्ट 100% है। गोविंद लिमिटेड परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹3,80,000 फ्रॉम वीआईपी लिमिटेड। तो परचेज करने वाली कंपनी ये है, जिससे खरीदा गया वो वेंडर्स यानी वीआईपी लिमिटेड है। जो चीज खरीदा गया वो है प्लांट मशीनरी, जिसकी वैल्यू बताई गई है 3,80,000। तो बेसिक्स बहुत सिंपल से हैं। The purchase consideration was settled by issuing 11% debentures of ₹100 each, यानी ये जो अमाउंट है आपका परचेज का, उसको सेटलमेंट करने के लिए डिबेंचर्स दिए गए हैं, जिसका नाम है 11% डिबेंचर्स, 100 ईच के होंगे और डिस्काउंट होगा 5%। एंट्रीज बनानी है 2 मार्क्स, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें एंट्रीज भी बनेंगी 2, और 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी है। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन और मार्क्स का बाइफिकेशन। देखिए सबसे पहली एंट्री,
मैंने हाफ मार्क्स दिया है, इसके लिए कारण है कि इस क्वेश्चन में जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट और टफनेस, वो पहले एंट्री बहुत इजी है, सिंपल है, इसलिए कम वेटेज उसी का है। तो जो हमने खरीदा है वो है प्लांट एंड मशीनरी, एक एसेट्स आया है बिजनेस में, डेबिट हो गया। और टू, जिससे खरीदा यानी वेंडर्स या सप्लायर, जो कि है वीआईपी लिमिटेड, 3,80,000 में खरीदा। तो बिल्कुल सिंपल सी एक ऑर्डिनरी सी एंट्री थी, इसलिए हाफ मार्क्स। एंड रिमेनिंग 1.5 मार्क्स आपको मिलने हैं इस सेकंड एंट्री को बनाने में, जिसमें मैं आपको अलग से हिंट देना चाहूंगा कि ये जो वर्किंग नोट का हिस्सा है 4,000 डिवेंचर्स, उसको आप अगर आपने बिल्कुल ठीक से कैलकुलेट कर लिया है तो हाफ मार्क्स आप वहां दे सकते हैं, और 1 नंबर आप दे सकते हैं अपने इन चीजों को फिलअप करने के तौर पर, यानी पूरी एंट्री प्लस आपका अमाउंट। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या एंट्री बनेगी। तो ये है वेंडर्स, जिसको हम डेबिट करेंगे अब उनको सेटल डाउन करने के लिए 3,80,000 से, अगेन जैसा यहां लिखा हुआ था एग्जैक्ट सेम अमाउंट से। उसके बाद डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया गया, इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट होता ही है, और 2 में उस डिवेंचर्स का नाम जो कि है 11% डिवेंचर्स। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ की वैल्यू तो ऊपर से कॉपी हो जाती है, बट ये डिवेंचर्स और डिस्काउंट की वैल्यूज को लिखने के पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, और बिना वर्किंग नोट बनाए इसको फिल करोगे आप तो हमेशा गलत ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में निकालना होगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू, जिसका मतलब है जो वेंडर्स का अमाउंट सेटल आप करने जा रहे हैं दैट अमाउंट, यानी 3,80,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू जो कि 100 ईच था, और डिस्काउंट था 5% जैसा क्वेश्चन बोला गया। सॉल्व करने पर 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95 यानी कि 4,000 डिवेंचर्स आपका एक आंसर आया है, यानी हम वेंडर्स को 4,000 डिवेंचर्स देकर सेटल डाउन कर रहे हैं। अब इसका डेटा कैसे फिल करेंगे? डिस्काउंट के लिए 4,000 डिवेंचर्स इंटू डिस्काउंट का रेट जो कि 5 था, जो कि बन जाएगा 20,000, और डिवेंचर्स यानी 4,000 इंटू डिवेंचर्स की फेस वैल्यू जो कि 100 थी, यानी कि 4 लाख। इस तरह से आपको एंट्री में डेटा फिलअप करना है। कई बार मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, इस 3,80,000 का 5% निकालकर डिस्काउंट में लिख देते हैं और जोड़कर यहां लिख देते हैं। दैट इज ऑलवेज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट, डू नॉट ट्राई टू डू दिस। हमेशा वर्किंग नोट पहले बनाइए, उससे डिवेंचर्स को पता लगाइए एंड देन अकॉर्डिंगली फिल करिए, आपका हर बार सही होगा। चलिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी पूरा हुआ। अब आते हैं एक फुल क्वेश्चन की तरफ, एडमिशन का जो कि है, और ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अर्जुन और करण दो पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, एंड ये है उनका बैलेंस शीट जिसका डेट है 31 मार्च 2022, और लाइबिलिटी साइड जिसमें कि कैपिटल्स दिए हैं दोनों लोगों के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया गया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये है कुछ हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस। नाउ आफ्टरवर्ड्स जो स्टेटमेंट जैसे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है और क्या क्या हुआ है, वो लाइन पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑन द अबव डेट दे डिसाइडेड टू एडमिट जय एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो कंफर्मेशन यहीं से मिल गया कि एडमिशन के चैप्टर का क्वेश्चन है, विच ही अक्वायर्स फ्रॉम अर्जुन एंड करण इन 4:1। और यहां से ये भी कंफर्मेशन मिल गया कि नए पार्टनर क्या होगा, और उसके लिए सेक्रीफाइस दोनों लोग कर रहे हैं, और वो भी किस रेशियो में कर रहे हैं। यानी इस पैराग्राफ में बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। न्यू पार्टनर के शेयर के साथ सबसे जरूरी चीज की इनका सेक्रीफाइस रेशियो भी यहां पर दिया गया है, जिसको कि प्रीमियम बांटने के समय हम यूज करते हैं। पहला पॉइंट रिवैल्यूएशन के पॉइंट के तौर पर दिया है, जिसमें राइट ऑफ बैड डेट्स के बारे में बोला है एंड प्रोविजन के बारे में, जिसको हम तभी पढ़कर समझेंगे डिटेल्स में जब हम क्वेश्चन को मेनली सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही पॉइंट नंबर 2 में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के बारे में दिया है, 3rd में क्रेडिटर्स के बारे में कुछ है, देन फिक्स्ड एसेट्स के बारे में है, फिर स्टॉक के बारे में। ये सारे पॉइंट्स रिवैल्यूएशन के हैं। गुडविल के बारे में लिखा हुआ है कितना वैल्यू किया है और नए पार्टनर ने उसको कंट्रीब्यूट किया है, ये भी बता दिया है। तो पहले आप क्वेश्चन को ऐसे रफली पढ़कर बस अंदाजा लगाएंगे क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, आफ्टरवर्ड्स आप उसको सॉल्व करते समय डिटेल्स में देखेंगे। लास्ट में है कि जय ने कंट्रीब्यूट किया 2 लाख रुपीस का अपना कैपिटल, और यह भी डिसाइड किया गया है कि रीएडजस्टमेंट किया जाएगा कैपिटल का अर्जुन का और करण का, किस बेसिस पर, न्यू रेशियो में। और ये स्टेटमेंट होता है आपके कैपिटल एडजस्टमेंट का एक इशारा कि आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, और इस एडजस्टमेंट को करने के लिए कहा है करंट अकाउंट की मदद से। कैश बैंक इंट्रोड्यूस करके भी होता है, करंट अकाउंट से भी होता है, तो यहां पर बोल रखा है करंट अकाउंट से करना है। रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 6 नंबर है। तो बाइफर्केशन भी आपको मैं बता दूंगा कि कहां कितने मार्क्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और उसके अलावा फुल सोल्यूशन तो मैं बताने जा ही रहा हूं। तो आइए अब देखते हैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट्स और उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ ही साथ पूरा फुल आंसर। सो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ था। पहला पॉइंट था कि राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 एंड मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन रिमेनिंग डेटर्स।
देखिए अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, बैड डेट्स देखते ही, सबको मालूम होता है कि बैड डेट्स तो एक लॉस है, तो बैड डेट्स देखते ही उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा एक जल्दबाजी का फैसला है जो गलत हो सकता है आमतौर पर। ठीक है, देखिए मैं क्यों बताना चाह रहा हूं ऐसा, वो भी देख लीजिए अच्छे से। जब भी हमारे बैलेंस शीट में प्रोविजन पहले से दिया हो, चाहे लायबिलिटी साइड चाहे डेटर्स में से माइनस करके कहीं भी अगर एग्जिस्ट करता है, तो आप कभी भी जो बैड डेट्स की वैल्यू दी गई है एज इट इज तो नहीं लिख सकते हैं। आप याद रखेंगे कि उस बैड डेट्स को एडजस्ट उससे पहले किया जाएगा। तो देखिए ये रहा वर्किंग नोट, पहले मैं आपको दिखा दूं। डेटर्स 80,000 के थे, माइनस जो बैड डेट्स कहा गया है 5,000, बचेगा 75,000। और जो प्रोविजन नया निकालने के लिए बोला था 2% के रेट से, वो इसी पर निकलता है 75,000 पर ही। 11th के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। 1,500 रुपए आएगा और रिमेनिंग अमाउंट ये बैलेंस शीट में जाएगा, जो कि हमें बनाना भी नहीं है। खैर, तो इस तरह से हम पहले इसको कर लेंगे, और जैसे ही करते हैं तो आपके पास दो फिगर्स आ जाते हैं, जिसमें से पहला तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है बैड डेट्स, और दूसरा आप निकाल सकते हैं एज अ न्यू प्रोविजन जो कि आया है 1,500 रुपए। अब इसको कैसे यूज करते हैं रिवैल्यूएशन, वो देखिए ध्यान से। तो आपके पास बैड डेट्स था 5,000 का, लेकिन उसमें से प्रोविजन के मदद से एडजस्ट हो गया कितने का, 3,000 रुपए का। तो अब भी आपके पास बैड डेट्स बचा हुआ है कितने से, 2,000 से। तो इसलिए रिवैल्यूएशन में जो बैड डेट्स आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ 2,000 से, ना कि 5,000 से। और फिर बात जब प्रोविजन की करते हैं, तो पहले आपके पास प्रोविजन कितना था, तो प्रोविजन आपके पास था 3,000, लेकिन बैड डेट से एडजस्ट करने के बाद वो ओल्ड प्रोविजन हो गया है 0, और उसके मुकाबले अब न्यू प्रोविजन की वैल्यू है 1,500 रुपए, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था एट द रेट 2%। तो अगर ओल्ड 0 था, बाद में 1,500 हो गया, दैट मीन्स इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, जो कि डेबिट साइड आता है 1,500 रुपए से। ठीक है, इस तरह से यहां पर हम बैड डेट्स के पॉइंट को शो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिवैल्यूएशन का नेक्स्ट पॉइंट जिस चीज पर दिया गया है, तो वो है क्लेम। पॉइंट नंबर सेकंड है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन वाज एस्टिमेटेड 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया है 10,000 रुपए। तो ये ऐसा एक पॉइंट है जो रिवैल्यूएशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो अच्छे से समझना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था क्वेश्चन में 30,000, और अब बोला है ओनली 10,000 क्लेम। तो अगर क्लेम हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्व से कम है, तो रिवैल्यूएशन में लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप रिमेनिंग अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में बांट सकते हैं। लेकिन अगर क्लेम का अमाउंट पहले से ज्यादा होगा, तो सरप्लस जो क्लेम का होगा वही आएगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसलिए सेकंड नंबर पॉइंट का रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं है। थर्ड पॉइंट में आते हैं। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 एज एन अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने इनिशियली यहाँ 2,000 रखा था, बाद में मैंने कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको बदलकर एक दूसरी वैल्यू रखी है 3,500 रुपीज। जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,500 रखा है, बिकॉज कि इससे आंसर आपका बिल्कुल सही आ सके, एकदम ऐसा जिससे कि डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैंने यहाँ तो चेंज कर दिया, बट जल्दबाजी में मुझे लगता है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में यहाँ चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप यहाँ चेंज कर लेंगे, 2,000 की जगह 3,500 रुपीज के हिसाब से आप सॉल्यूशन को मिलाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके हिसाब से क्या आंसर बनता है। क्रेडिटर्स अगर अनक्लेम्ड है, यानी कि उसका पेमेंट नहीं करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्रेडिटर्स कम हो जाएगा 3,500 रुपीज से, यहां दिखा देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिक्स्ड एसेट्स को अंडर वैल्यूड बताया गया 10% से। देखिए ये एक छोटा सा और बड़ा खतरनाक पॉइंट होता है। अगर अंडर वैल्यूड है, तो अंडर वैल्यूड का मतलब ये तो नहीं होता कभी भी कि आप फर्दर उसको डिक्रीज या कम करिए। अंडर वैल्यूड का मतलब है कि कम ऑलरेडी था, अब उसको आप बढ़ाना चाहेंगे। वेट अ मिनट, थोड़ा सा देख लूं, मैंने कुछ गलत पढ़ लिया शायद। हाँ, मैंने अंडर वैल्यूड एक्चुअली पढ़ लिया, यहाँ पर ओवर वैल्यूड है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फिक्स एसेट्स को ओवर वैल्यूड बताया गया 10% से। तो ओवर वैल्यूड का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको उसे दोबारा से बढ़ाना है। ओवर वैल्यूड का मतलब है कि इट इज एन एरर, गलती से बढ़ा दिया गया था, तो अब आपको कम करना पड़ेगा। इसलिए फिक्स एसेट्स आप देख रहे हैं डेबिट साइड में है, लेकिन जब अंडर या ओवर वैल्यूड में आपको परसेंटेज मिले तो वो और खतरनाक बन जाता है। कारण है क्योंकि आप 10% डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। कारण उसका देखिए क्या है, सिंस द गिवन फिगर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। जैसा आप जानते हैं कि क्वेश्चन में जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी गई है 2,20,000, वो एरर के साथ दिया है, बाय मींस ओवर वैल्यूएशन के साथ दिया है, वो है 10%। तो इसीलिए जो हमारे पास फिगर है वो एक असली वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, वो हमारी वैल्यू 110% के बराबर है, 10% ज्यादा यानी 110%। तो अब आप पहले पता लगाएंगे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। तो 2,20,000 जितने परसेंट के बराबर है उसका उल्टा कर लीजिए, 110% का उल्टा 100/110, इससे बनेगा आपका ओरिजिनल फिगर 2 लाख।
यानी असली में फिक्स एसेट्स 2 लाख था, जिसको आपने 2,20,000 लिख दिया है, इसका ये मतलब बना। तो दैट मीन्स आपको फिक्स्ड एसेट्स 20,000 से कम करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका स्टॉक का जो एरर, सॉरी, फिक्स एसेट्स का जो एरर है वो करेक्ट हो जाए। तो इसलिए फिक्स एसेट्स में 20,000 रुपए आएगा, ना कि 22,000 रुपए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5, स्टॉक रीवैल्यूड एट ₹1,50,000। तो स्टॉक को रीवैल्यू किया गया, यानी स्टॉक का वैल्यूएशन है नया 1,50,000, और स्टॉक पहले से हमारे पास था, और कितने से था जरा वो देख लेते हैं, सो दैट कि हम समझ पाए कि क्या करना है। स्टॉक हमारे पास पहले से था 1,80,000, यानी पहले से ये कम हो रहा है। अगर एसेट्स कम होता है तो लॉस बन जाता है, और इस हिसाब से वो डेबिट में आएगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, स्टॉक डेबिट साइड है 30,000 रुपए से, जितने का लॉस हुआ है। चलिए, ये भी पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। स्टॉक के बाद नेक्स्ट पॉइंट गुडविल का, और लास्ट पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट का, यानी कुल मिलाकर रिवैल्यूएशन के पॉइंट सारे खत्म हो चुके हैं। फाइनली वक्त है कि इसको हम क्लोज डाउन कर दें। तो डेबिट साइड में ये सब चीजें आ गई हैं, जिसका टोटल है 53,500, जिसमें से क्रेडिटर्स का 3500 घटाने पर लॉस आ रहा है 50,000 रुपए, और इसी को लाने के लिए मैंने इस 2,000 को चेंज करके 3500 किया था। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। नाउ इसको बांटने की बारी है। तो 3 और 2 का रेशियो था, 3 और 2 में बांट देंगे आप लॉस को, 30 और 20,000 रुपए आ जाएगा। नाउ रीवैल्यूएशन को मैंने 2 मार्क्स सजेस्ट किए हैं, जिसमें से 1 मार्क्स दिए हैं मैंने डेबिट साइड के इन सभी चीजों के लिए। अब ये तो क्लियर है कि सब में आधे आधे नंबर ना सेट हो पाएंगे ना किसी और तरीके से, तो आपको 1 मार्क्स के लिए पूरा डेबिट साइड करेक्टेड वे में देखना है। अगर आपने इसमें से 1 या 2 भी सही किया है लेकिन कुछ गलत भी है, तो आधे नंबर आप दे सकते हैं। क्रेडिट साइड में एक है क्रेडिटर्स और एक है लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 मार्क्स इसके लिए, यानी आधा नंबर क्रेडिटर्स के लिए, आधा नंबर लॉस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 नंबर का ऑलमोस्ट मार्क्स कैरी करता है, ये आप मान के चले। नाउ सबसे वाइटल पार्ट पे अब हम आ चुके हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं अक्सर बताता हूं कि एक स्टेप के थ्रू करना चाहिए, और वो स्टेप क्या होंगे मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा, आप जरूर फॉलो करिए, आपको काम आसान लगेगा। सबसे पहला स्टेप है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल का बैलेंस, मतलब कि न्यू का नहीं, ओनली ओल्ड का। तो देखिए, आपके ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है 2,60,000 एंड 1,50,000। तो अकॉर्डिंग टू दैट 2,60,000 एंड 1,50,000 लिख दिया, और जय यानी नए पार्टनर का यहां कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर नहीं था। सेकंड स्टेप हम ये फॉलो करें कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था उसका गेन या उसका लॉस ट्रांसफर कर दें। आप सभी जानते हैं कि रिवैल्यूएशन में गेन यहां बढ़ता है डेबिट साइड, तो उसको यहां लाना था। अगर लॉस बढ़ता है तो वो यहां से यहां आता है। फिलहाल आपके क्वेश्चन में क्या आया था? लॉस। तो लॉस क्रेडिट साइड बढ़ चुका है, वो वहां से ट्रांसफर होकर इधर डेबिट में आ गया है, आपके सामने है। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 30 एंड 20,000। दो स्टेप ये हो गए। थर्ड स्टेप ये होगा आपका कि डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जो आपके क्वेश्चंस में होंगे बैलेंस शीट के अंदर, उन डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स को पहचानेंगे आप और उसको बांटेंगे अपोजिट साइड ओल्ड रेशियो में। देखिए, वर्कमैन रिजर्व ये डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है और नहीं भी होता है, डिपेंड करता है क्लेम की वैल्यू क्या है। अगर क्लेम की वैल्यू इससे कम है तो जितना बच गया रिजर्व वो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। तो आप जानते हैं इस क्वेश्चन में 10,000 का क्लेम था, तो 20,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेबल बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है। तो इन दोनों को हम कहां बांटेंगे? इस तरफ दिया है तो आप इस साइड लाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, और ओल्ड इश्यू और पार्टनर्स में बांटेंगे। एसेट साइड से गुडविल है डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो कि उधर से इधर लाकर बांटा जाएगा, और कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो थर्ड स्टेप यही आपको फॉलो करना है कि गिवन बैलेंस शीट में जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आपको मिल जाए उसको बांट देना है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूटेबल हमको मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी वैल्यू थी 20,000, उसको बांट दिया गया ओल्ड इश्यू में 12 एंड 8,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 था, 10,000 क्लेम छोड़कर बाकी को बांट दिया, अगेन 12 और 8,000 रुपए में बढ़ जाएगा। और गुडविल जो कि एसेट्स में था, जो यहां आ जाकर आके बढ़ जाएगा 15 और 10,000। अब आप देख सकते हैं मैंने कुछ मार्किंग का स्कीम भी बना रखा है। डेबिट साइड में 3 चीजें हैं, तीनों को मिलाकर 1 मार्क्स मैंने बोले हैं। यानी अगर ये तीनों साइड आपका तीनों चीजें बिल्कुल सही है तो 1, अगर कोई 1 या 2 सही किया आपने तो आधा, यानी कुछ गलत है तो आधा ही देंगे आप। क्रेडिट साइड में आपको 2 नंबर मैंने बाइफरकेट करके दिखाए हैं, और जिसके थोड़ा मैंने इजी काम कर दिया आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हाफ मार्क्स सॉरी, वर्कमैन रिजर्व हाफ मार्क्स, बाय बैंक ये अभी मैं बताऊंगा, और बाय प्रीमियम ये भी हाफ मार्क्स। तो इन दोनों को भी बताना बाकी है ना। 3 स्टेप्स तक हमने कर लिया ना। फोर्थ स्टेप की बारी है। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय बैंक या फिर बाय कैश, जिसका मतलब होता है न्यू पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो अगर आपको याद है, हमने 7th पॉइंट में पढ़ा था कि पार्टनर जो नया था उसने 2 लाख रुपीज का कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था। लेट मी शो यू। देखिए 7th पॉइंट, जय फर्दर कंट्रीब्यूटेड 2 लाख एज हिज कैपिटल। तो यही वो कैपिटल जिसको हमने यहां बाय बैंक में दिखाया हुआ है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज 5th स्टेप, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बताना चाहूंगा यहां पर 2 में से एक चीज लिखना होता है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल या फिर बाय करंट अकाउंट।
अगर पार्टनर प्रीमियम का कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो प्रीमियम लिखोगे आप, नहीं तो करंट अकाउंट लिखेंगे, लेकिन बांटना जरूर है, और बांटने के लिए यहाँ पे यूज होता है सेक्रीफाइस रेशियो। तो अब कंफर्मेशन करते हैं कि क्या हुआ था इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 6 में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 3 लाख और जय ने ब्रॉट किया अपना शेयर कैश में, यानी कि प्रीमियम लिखेंगे हम। और यहां इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा था सेक्रीफाइस के बारे में कि विच ही अक्वायर्स फ्रॉम अर्जुन एंड करण इन 1:4। तो सेक्रीफाइस का भी रेशियो अवेलेबल है 1:4। तो हमें बस प्रीमियम का अमाउंट पता लगा करके ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइस में बांट देना है। नाउ ये रहा उसके छोटा सा एक वर्किंग नोट। देखिए, जय का गुडविल शेयर 3 लाख था, गुडविल ऑफ द फर्म 1/4 उसका शेयर था, जिससे आया 75,000। ये है वो प्रीमियम जितना कि वो लाया है, जिसको बांटेंगे दोनों लोग अपने सेक्रीफाइस रेशियो में, जो कि 1:4 था। तो आप बांटने पर आएगा 15 and 60,000। यहां पर अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनकी आदत शायद बन जाती है ओल्ड रेशियो में बांटने की। बट बता दूं, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस हो तो सकता है लेकिन हर बार नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा उस क्वेश्चन में। तो 15,000 and 60,000 ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो। नाउ इतने के अलावा और कोई स्टेप्स फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद हम क्लोज डाउन करेंगे, बैलेंस शीट निकाल लेंगे, ये तीनों बैलेंस शीट आप पता लगाएंगे, आ जाएगा। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल का लगभग काम तो खत्म हो गया, लेकिन एक पॉइंट हमने अब तक नहीं किया जो कि था कैपिटल का रीएडजस्टमेंट। तो अक्सर आप देखते हैं बुक में इसी हिस्से में कैपिटल का रीएडजस्टमेंट भी कर देते हैं। अब कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं चाहूंगा कि एक ऐसा स्टेप जिससे सारे बच्चे उसको समझ पाए। तो सबसे पहला काम, जो यहाँ बैलेंस सीडी आए हैं, मैंने उसको यहाँ पे एज इट इज बैलेंस बीडी कर दिया। तीनों में जैसा आया था देख सकते हो आप, वही तीनों वैल्यूज हैं। इसके बाद आप यहाँ पर करंट अकाउंट लिखिए मत, पहले जगह छोड़ दीजिए, और यहाँ भी लिखिए मत, जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि डिफरेंस कहीं भी आ सकता है। लेकिन अब आपको लिखना है टू बैलेंस सीडी, या का बैलेंस कैपिटल का बैलेंस क्या होगा। लेकिन ये नया कैपिटल का ही बैलेंस जो निकालना है, यही तो सबसे मेन चीज है। इसको निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, और जिसके लिए न्यू रेशियोज वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए भी आपको वर्किंग नोट बनाकर बेहतर तरीके से समझाया है, सो दैट कि अगर आपने आज तक नहीं किया कैपिटल एडजस्टमेंट तो आप सीख जाए। कभी भी कैपिटल एडजस्टमेंट को करना है तो ये 4 स्टेप्स तो आपको गो थ्रू करना है। पहला, न्यू रेशियो निकालना है, या तो दिया रहेगा तो निकालना पड़ेगा, यानी बिना इसके काम नहीं चलेगा। टोटल कैपिटल निकालना होगा आपको, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में, तो इसलिए न्यू रेशियो निकालने की हमें बहुत जरूरत है। और फिर एडजस्टमेंट्स करना होगा सरप्लस या डेफिसिट को करंट अकाउंट से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अदरवाइज क्वेश्चन में कैश बैंक से भी एडजस्टमेंट हो सकता है। तो अब इसी स्टेप को अगर दोहराते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या डेटा हमारे सामने आता है। तो पहला काम था न्यू रेशियो निकालना। अब क्वेश्चन में सेक्रीफाइस अवेलेबल थे, तो पहले हमने सेक्रीफाइस को ले लिया, अर्जुन का सेक्रीफाइस, करण का सेक्रीफाइस, जो कि दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग 1/20 एंड 4/20 बनेगा। एंड फिर न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो अर्जुन और करण के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, और ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करने पर ये नए डेटा सामने आ गए। और जय का शेयर अवेलेबल था एज 1/4, 5/5 करके उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, तो बन गया 5/20। तो अकॉर्डिंग टू दैट न्यू रेशियो आ गया 11:4:5। तो ये है न्यू रेशियो। अब इसको करने के बाद अब अगला काम है कि इसी रेशियो में आपको टोटल कैपिटल ऑफ फर्म को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन टोटल कैपिटल भी तो अवेलेबल नहीं है। इसका तरीका होगा जो न्यू पार्टनर का कैपिटल है वो लेना है आपको, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब ये कि न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेस पर। तो 2 लाख रुपए उसका कैपिटल था, एंड देन रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर 1/4 का उल्टा 4/1, यानी 8 लाख रुपीज। अब 8 लाख रुपीज को आप बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स के उस न्यू रेशियो में, जो कि 11:4:5 था। तो नए पार्टनर का तो वापस 2 लाख आ जाएगा, लेकिन अर्जुन और करण इनका चेंज हो जाएगा। तो 8 लाख को 11:4 मतलब 11:4:5 न्यू रेशियो के में बांटा, तो यहाँ 4,40,000 आएगा, यहाँ 1,60,000, और जय का भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 ही लाख आएगा। इसलिए करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम थोड़ा बचा सकते हैं आप। तो इस तरीके से नए कैपिटल्स हमने पता लगा लिए हैं पार्टनर्स के, और अब देखिए उसका यूज कैसे करना है। तो जो मैंने कहा था बैलेंस सीडी आपको लिखना है, तो 440, 160 एंड 2 लाख आपने लिख दिया है। नाउ यहां पर अर्जुन का कैपिटल ऑलरेडी है 254, और यहां पर 4,40,000 बनाना है उसको। दैट मीन्स उसको कैपिटल और लाना पड़ेगा, लेकिन यहां पे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से होगा, तो बाय कैश बैंक के जगह बाय करंट अकाउंट लिखेंगे आप, और जो डिफरेंस है वो लिख दिया आपने। सेकंड पार्टनर की बात करें तो उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है 1,96,000, और रेशियो के मुताबिक उसे करना होगा 1,60,000। तो सरप्लस अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, लेकिन अगेन कैश बैंक से नहीं, करंट अकाउंट से करना है। तो टू करंट अकाउंट 36,000 रुपीज। और जैसा हम जानते हैं कि न्यू पार्टनर का कैपिटल सेम आएगा, तो इसलिए कोई इसमें चेंजेस दिखेंगे ही नहीं। ये हो गया आपका कैपिटल का लास्ट हिस्सा, जिसमें मैंने 1 मार्क्स रखे थे, और उस 1 मार्क्स का बाइफर्केशन है हाफ मार्क्स फॉर करेक्ट बैलेंस शीट। अगर आपने नया कैपिटल यानी ये स्टेप सही करके निकाल लिया है 440, 160 एंड 2 लाख, तो आपको इस पे हाफ मार्क्स,
और रिमेनिंग एक डिफरेंस ऑफ करंट अकाउंट भी सही आपने निकाल दिया तो उसके लिए हाफ मार्क्स। इस तरीके से बाइफर्केशन मैंने दिया है। बोर्ड एग्जाम में बाइफर्केशन एग्जैक्ट ऐसे होगा ये मैं आपको अश्योर नहीं कर सकता, लेकिन मोस्ट क्लोज टू द करेक्ट बाइफर्केशन मैंने आपको दिया ही है। चलिए, तो इस तरह से अकाउंटेंसी का आज वर्कशीट पूरा हुआ और आज हमने कवर अप किया एडमिशन का एक फुल क्वेश्चन 6 नंबर का। उसके अलावा हमने कवर किया है एक 2 मार्क्स का वेंडर्स का टॉपिक, फिर एक कवर किया डिसोल्यूशन का थ्योरी और एक कवर किया पार्ट बी से थ्योरी। नाउ अब बढ़ते हैं अपने सेकंड वर्कशीट बिजनेस स्टडीज की तरफ। देखिए, थोड़ा सा आज का वीडियो लेंथी जरूर होगा क्योंकि आज का एक हमने टारगेट ही लिया था बड़े क्वेश्चन, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। देखिए, वर्कशीट बीएसटी का पहला क्वेश्चन, ट्रेनिंग इज जॉब ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड। पहला स्टेटमेंट दिया है आपको, ट्रेनिंग क्या है, जॉब ओरिएंटेड है, और डेवलपमेंट क्या है, करियर ओरिएंटेड है। सेकंड स्टेटमेंट दिया है, स्कोप ऑफ ट्रेनिंग इज ब्रॉड एंड दैट ऑफ डेवलपमेंट इज लिमिटेड। तो ट्रेनिंग का जो स्कोप है वो है ब्रॉड, काफी मतलब इसको हम बड़ा कह सकते हैं, और डेवलपमेंट का काफी लिमिटेड यानी नैरो बोला गया है। दोनों ही स्टेटमेंट इनमें से क्या है, दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, या फिर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, या फिर उल्टा कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है और स्टेटमेंट 2 सही है। नाउ अब हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करते हैं। ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड है, यानी हम ट्रेनिंग अपने प्रेजेंट जॉब के चीजों को सीखने के लिए इम्पार्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज या वर्कर्स को। सही जवाब है, तो ट्रेनिंग एक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। डेवलपमेंट के लिए कहा करियर ओरिएंटेड, और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दैट रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ स्किल्स इंप्रूवमेंट, ऑल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स या एफिशिएंसी, हर तरह से डेवलपमेंट जिससे कि आपका करियर पहले से बेहतर हो सके। तो ये बिल्कुल सही बोला गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड की बात करते हैं, तो ट्रेनिंग का स्कोप ब्रॉड बताया गया जबकि डेवलपमेंट का लिमिटेड। तो एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बात नहीं है, जबकि करियर को डेवलप करना एक ज्यादा बड़ी बात है। तो यहां उल्टा लिख दिया गया है, ट्रेनिंग एक्चुअली नैरो है और डेवलपमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो यानी स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, फॉल्स। अब अकॉर्डिंग टू दैट आपका सुटेबल आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। नाउ आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल लिवरेज, जिसमें आप बेसिकली ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सीखते हैं, इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कब माना जाएगा, जब ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। सेकंड, ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट्स। थर्ड, debt is easily available, and last, if the degree of existing financial leverage is low। तो ROI का मतलब हुआ कि आपने जो कैपिटल बिजनेस में लगाया था उससे आपको कितना रिटर्न मिलता है, वो आपका ROI। और जो कैपिटल कंपोनेंट में डेट्स आपने यूज किया हुआ है एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके रिटर्न से आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं उनको, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट। अगर ऐसा हो जाए कि लाइक आपको ROI है 10%, आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 10% का रिटर्न मिलता है, और जो कॉस्ट ऑफ डेट आप दे रहे हैं डिबेंचर्स मान लीजिए, बैंक से लोन मान लीजिए, वो है 7%, तो ऐसे केस में आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ डेट्स कम है। यही है फेवरेबल बैलेंस। अगर ये वाइसा वर्सा कर दिया तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज बिल्कुल नहीं है, कंपनी को इससे नुकसान ही नुकसान होना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ROI इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ डेट। थर्ड क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, इस केस को पहले पढ़ लूं और बल्कि नीचे क्या लिखा वो भी जान लेते हैं आप। आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स डिस्कस्ड हियर। कौन सा मार्केटिंग मिक्स, जैसा आप जानते हैं 4 होते हैं, 4 P's इसको कहा जाता है, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्राइस। इनमें से कौन सा है। Maruti Vega Limited entered into the market with colored TVs and have now introduced products like audio system, air conditioners, washing machines, etc. तो यहाँ पे अभी कंपनी के प्रोडक्ट के बाइफर्केशन की बात चल रही है, या कहीं तो डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही है। द कंपनी इज नॉट ओनली ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ऑफरिंग आफ्टर सेल सर्विसेज। तो न सिर्फ लोगों को प्रोडक्ट्स बेच रही है बल्कि वो कंप्लेंट्स को भी हैंडल करती है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इससे आप इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट यानी कौन सा एलिमेंट देख पा रहे हैं, तो ये आपके प्रोडक्ट मिक्स का ही एक्सप्लेनेशन है। आप इसके लिए अपने बुक को रेफर जरूर करें। चलिए, तो 1 मार्कर सारे हो गए हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 3 मार्क्स का। डिस्टिंग्विश बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है और जिसमें बेसिस मैंने दे दी है आपको रिकमेंड करते हुए कि इन तीनों पर लिखने हैं। 3 मार्क्स, बहुत सिंपल सा मार्किंग स्कीम है इसका, 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस। तो आइए सीधे अब डिफरेंस की तरफ आते हैं और देखते हैं डिफरेंस क्या है इसका। ये रहा आपके सामने एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। पहला है बेसिस फॉर्म।
लिखा है दिस इज इम्पर्सनल। एडवर्टीजमेंट इम्पर्सनल होता है, क्योंकि देखिए कभी भी एडवर्टीजमेंट आपके पास कोई आकर नहीं करता है। वो चीज आपको कहीं पर बोर्ड पे लगा हुआ होर्डिंग दिखाई देता है, टीवी पे फ्लैश हो रहा होता है, आप देखते हैं, सुनते हैं और खुद से उसका कंक्लूजन निकालते हैं, इसलिए ये इम्पर्सनल है। और जबकि पर्सनल सेलिंग में डोर टू डोर आके लोग एक दूसरे से बात करते हैं और लोगों को प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, फीडबैक तुरंत लेते हैं, अपने कंप्लेंट्स वगैरह सब कुछ, तो ये हमारा पर्सनल टाइप ऑफ सेलिंग हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। जबकि पर्सनल सेलिंग में काफी फ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से आप उस चीज को शो ऑफ कर पाते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट क्या है, एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, प्रिंटेड प्रोफॉर्मा हो सकता है, जो कि सबके लिए एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं है। कब किसका मूड कैसा है, कब किस भाषा में कौन समझेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते ऑन द स्पॉट, है ना। मान लीजिए आपको किसी को समझाना है लेकिन वो इंग्लिश नहीं समझ सकता, आपका एड इंग्लिश में लेकिन आ रहा है, लेकिन अगर आप पर्सनल सेलिंग में है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश नहीं समझता है, हिंदी समझता है, तो आप कोशिश करके उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा देंगे तो भी उसको समझ में आ जाएगा। ये वहां पर चॉइसेस अवेलेबल है ना। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल सेलिंग में फ्लेक्सिबिलिटीज दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉस्ट। कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली मेथड। कंपैरेटिवली इसलिए बोला गया क्योंकि पर्सनल सेलिंग से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले कम कॉस्टली है। ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट बहुत सस्ता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग के मुकाबले यहां पर कम कॉस्टली है, ये कहा जा सकता है। और जबकि हम पर्सनल सेलिंग की बात कहें तो ये ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि पर्सनल सेलिंग का मतलब समझ ही सकते हैं कि आपको विजिट करना पड़ेगा, डोर टू डोर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, आपको कन्वीनियंस के चार्जेस भी देने पड़ेंगे अपने सेल्समैन को, तो ये अपने आप में एक ज्यादा खर्चीला मेथड हो सकता है। तो 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट डिफरेंस अगर आप लिख पाते हैं तो आप दे सकते हैं। नाउ आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हो या इनडायरेक्ट हो, आप बात समझिएगा अच्छे से। मेरा मकसद सिर्फ इन वर्कशीट से एक ही है कि आपको उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स की तरफ ले चलूं जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है, याद करना है, सो दैट एग्जाम में किसी भी तरीके से आ जाए। अगर आपने पहचान लिया, डायरेक्ट लिया है तो वेल एंड गुड है, इनडायरेक्ट लिया, केस बेस्ड बना कर आया और आपने पहचान सही से लिया है तो आप उसको लिख पाएंगे, है ना। ये हमारा टारगेट है बस। तो ये है अगला क्वेश्चन कि एक्सप्लेन एनी 4 मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक कम्युनिकेशन प्रोसेस खुद टॉपिक था, उसके बाद कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर आने वाले बैरियर्स के लिस्ट आपने पढ़े हैं 4 कैटेगरीज में। उसके बाद आप पढ़ते हैं उससे उसको सॉल्व करने का उपाय, यानी कि अगर जो प्रॉब्लम्स आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में आती हैं तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली। आपसे बैरियर्स नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा उससे ओवरकम कैसे करोगे जो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई 4 बोला गया है, तो देखिए मेजर्स टू ओवरकम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली बनाने के लिए जो बैरियर्स आते हैं उनको दूर करने के उपाय हम यहां पर देखने जा रहे हैं। 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, कोई भी 4 आप पिक कर सकते हैं, या आपने कोई इससे अलग लिखा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बुक रेफर कर सकते हैं, आप उसको भी कंपेयर कर लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाफ मार्क्स फॉर हेडिंग अगर आपने ठीक से लिखा है, और हाफ मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। सिंपल सा ये मार्किंग स्कीम बन जाता है, और 4 है आपके टोटल रिक्वायरमेंट। तो पहला रखा हमने कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। अननेसेसरी कम्युनिकेशन से कोई फायदा नहीं होता है। क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। क्या आपको कम्युनिकेट करना है क्या नहीं, वो आपको पहले से पता होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट। कई बार होता है कि आपकी बातें आप इफेक्टिवली तभी रख पाते हैं जब आप उस टोन में बात करें जिस टोन में अगला सुनना चाहता है, क्योंकि वो आपका बॉस हो सकता है, वो आपका सबऑर्डिनेट है, वो किस उस समय मेंटल स्टेट में रहेगा जिससे कि वो उस बात को समझ पाए कि ना पाए। लैंग्वेज पे आपको समझना पड़ेगा कि मुझे किस लैंग्वेज में बात करनी ताकि मेरा कम्युनिकेशन पूरा हो सके। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। मतलब सिर्फ और सिर्फ बोलने से या सिर्फ बता देने से या लिख देने से काम नहीं हो गया, फीडबैक भी आपको लेना है कि क्या आपको समझ में आ गई बात की नहीं। जैसे मैं अभी आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, तो मुझे ये पता कैसे चलेगा कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई, आप समझ पाए। तो मैं इसीलिए आपसे कहता हूं अपने कमेंट्स को, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में जरूर दें, सो दैट मुझे वो पता चलता रहे, ठीक है। वो है फीडबैक। बी ए गुड लिसनर। और कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ी बड़ी परेशानी आप देखते हैं कि जब आपकी बातों को सुनने वाला जो नेक्स्ट पर्सन होता है, लिसनर्स होते हैं, वो ढंग से सुनते नहीं है, तो आप भी अपनी बातों को डिलीवर ढंग से नहीं कर पाते। तो इसलिए उस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो ये भी है कि जो लिसनर्स है वो अच्छे लिसनर्स बने, यानी कि पीसफुली जिसको कहा जाता है, अटेंटिवली सुनना, ये नहीं कि चुप हो जाना, सो जाना, नहीं, अटेंटिवली सुनना, ये भी एक
एक्टिविटी है जो कि करना होता है किसको, लिसनर्स को। अगर वो ऐसा करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिवली डेफिनेटली हो पाएगा। तो दिस वर द हेडिंग्स जो आपको यूज करने थे एज अ मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और एक्सप्लेनेशन अपने अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा बुक को देखते हुए। तो इस तरह से आज का हमारा टारगेट पूरा होता है अकाउंटेंसी और पीएसटी के 10 मार्क्स के वर्कशीट का। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट यहाँ अच्छा खासा कवर होता हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।